हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मॉर्चुरी कलेक्शन। कहानी की शुरुआत में रेवेंस एंड नाम का एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा न्यूज़पेपर बांट रहा होता है। ये वक्त सन 1980 का है। इस टाउन में एक बड़ा सा मॉर्चुरी हाउस भी है। वो बच्चा उस मॉर्चुरी हाउस में भी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था, जहाँ पर वो एक दिन नोटिस करता है कि पिछले कुछ दिनों से अभी तक किसी ने इस मॉर्चुरी हाउस के बाहर से न्यूज़पेपर नहीं उठाया है। उसे ये अजीब लगता है, इसलिए जानने के लिए वो अपना कैमरा लेकर उस मॉर्चुरी हाउस के पास जाता है, जहाँ वो डोरबेल बजाता है, लेकिन मॉर्चरी हाउस से कोई बाहर नहीं निकलता है। जिसके बाद वो डोर के लेटर होल से जैसे ही घर में झांकता है, उसे वहाँ पर दो आंखें दिखाई देती है, जिससे वो बच्चा डर जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। जिसके बाद उस मॉर्चरी हाउस का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी बाहर आता है, जिसका नाम डार्क होता है। जिसको देखकर वो बच्चा डर के मारे अपना कैमरा वहीं छोड़कर भाग जाता है। डार्क उस कैमरे को उठाकर एक बॉक्स में डाल देता है, जिसमें पहले से ही कई सारे लोगों का सामान पड़ा था। असल में डार्क एक मॉर्टिशियन होता है जो एक बच्चे का फ्यूनरल कर रहा होता है, जिसका नाम लोगन होता है। वहाँ पर और भी कई सारे लोग आए हुए थे, जिसमें से एक लड़की जिसका नाम सैम था, वो भी उन्हीं सब के साथ वहाँ पर खड़ी हुई थी। फ्यूनरल के खत्म होने के बाद वो लोगन के कॉफिन के पास जाती है, जिसे देखकर डार्क को लगता है कि शायद वो उसकी कोई रिलेटिव होगी, पर सैम बताती है कि वो वहाँ जॉब के लिए आई है। जिसके बाद सैम वहाँ घूमकर उस पूरे मॉर्चरी हाउस के कलेक्शन को देखती है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, जिसको देखकर सैम अट्रैक्ट हो जाती है। तभी डार्क उसे बताता है कि इन बुक्स में इन सभी लोगों की सच्ची कहानियां हैं कि वो कैसे मरे और उनको किस बात पर मारा गया, जिनको सुनने के लिए सैम डार्क से जिद करने लगती है। वो बोलती है कि आप मुझे इन बुक्स में से कुछ कहानियां सुनाएं जो सबसे ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग हैं। डार्क भी उसे कहानी सुनाने के लिए मान जाता है। डार्क की पहली कहानी सन 1950 के आसपास की है, जहाँ एक लेडी को दिखाया जाता है जो पार्टी के दौरान वॉशरूम में जाती है। वो वहाँ जाकर लाइट्स ऑन करती है और देखती है कि उसके हाथों पर कुछ चिपचिपा सा लिक्विड लगा होता है। जिसके बाद वो लेडी एक जगह बैठकर सारे पर्स बाहर निकालती है जो उसने पार्टी में आए कुछ लोगों से चुराए थे। असल में वो लेडी एक चोर थी। वो उन पर्स से सारे पैसे निकालकर उन्हें वहीं फेंक आती है, जिनमें एक एंटीक वॉच भी थी जो सेम सेम डार्क के पास होती है। जिसके बाद उसे एक दरवाजे से आवाज आने लगती है। वो वहाँ जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो उसे खोलती है, वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उस दरवाजे के अंदर एक भयानक मॉन्स्टर होता है, जिसके कई सारे टेंटिकल्स होते हैं। वो हड़बड़ाहट में उस दरवाजे को बंद कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है, पर उसके हाथों से वही एंटीक वॉच नीचे गिर जाती है, जिससे बहुत तेज आवाज होती है और वो दरवाजा दोबारा खुल जाता है। उसमें से वही भयानक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसे अपने साथ उसी दरवाजे के अंदर खींचकर ले जाता है। वो वहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर देता है, जिसके साथ पहली कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। पहली कहानी सुनने के बाद सैम कहती है कि ये कहानी उसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी, उसे इससे भी ज्यादा खतरनाक और हॉरर कहानी सुननी थी। जिसके बाद डार्क उससे कुछ और बातें करता है और उसे जॉब अग्रीमेंट पर साइन करा लेता है। उसके बाद वो उसे पूरे मॉर्चरी का हाउस टूर कराता है और अपनी अगली कहानी सुनाता है, जो सन 1960 के आसपास की थी, जो पिछली कहानी से ठीक 10 साल बाद की कहानी होती है। जिसमें जेक नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कॉलेज में गर्ल्स को प्रोटेक्शन बांट रहा होता है पार्टी के लिए, और कहता है कि वो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। और फिर उन्हीं में से जेक एक सैंड्रा नाम की लड़की को भी प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद वो पार्टी में मिलते हैं, जहाँ उनके बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, जहाँ जेक सैंड्रा से झूठ बोलता है कि उसने प्रोटेक्शन यूज किया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंड्रा मिरर पर लिपस्टिक से अपना नंबर लिखकर वहाँ से चली जाती है। सैंड्रा के वहाँ से जाने के बाद जेक नोटिस करता है कि उसकी पूरी बॉडी पर रैशेस हो चुके हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जेक की रिपोर्ट के अनुसार वो प्रेग्नेंट होता है और उसके पेट में एक अजीब सा क्रिएचर है, जो अब काफी बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि वो डिलीवरी स्टेज तक पहुँच गया है। जिसके बाद वो सीधा सैंड्रा के घर जाता है। वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी होते हैं। जेक सैंड्रा से कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पर सैंड्रा भी गुस्से में होती है, क्योंकि उसने उससे प्रोटेक्शन के बारे में झूठ कहा था। वो इसलिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जेक को लेबर पेन शुरू हो जाता है। सैंड्रा के मॉम डैड उसे चेक करते हैं, जिसके बाद उसका पूरा लोअर बॉडी पार्ट उसके पेट समेत फट जाता है, जिसकी वजह से जेक की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन उसके पेट में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसे लेकर सैंड्रा की मॉम ऊपर वाले रूम में जाती है और वहीं पर रख देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ
पर पहले से ही काफी सारे क्रिएचर्स के बेबी मौजूद होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये कहानी सैम को बहुत पसंद आती है क्योंकि ये डरावनी और खतरनाक होती है और साथ ही में इसमें सस्पेंस होता है। जिसके बाद डार्क सैम को बेसमेंट में ले जाता है जहाँ वो उसे एक लेडी की डेड बॉडी दिखाता है जिसका नाम कैरल होता है और वो सैम को उसकी अगली कहानी सुनाने लगता है जो कि सन 1970 के वक्त की होती है, जहाँ कैरल और उसके हस्बैंड वेंडल ओवेंस की शादी हो जाती है। वो खुशी खुशी रह रहे थे पर एक दिन अचानक से कैरल बीमार हो जाती है। उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है जिसके कारण अब वो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। वेंडल अपनी वाइफ का पूरा ध्यान रखता था पर फाइनेंशियल इश्यूज और कैरल की हालत में कोई सुधार ना होने की वजह से एक दिन वेंडल बहुत परेशान हो जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है जहाँ डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें उसे पेन किलर का ओवरडोज देकर मार देना चाहिए क्योंकि उसके ठीक होने के चांसेस अब बहुत कम है, जिससे तुम्हें भी राहत मिल जाएगी। जिसके बाद हम वेंडल और कैरल को एक साथ कैंडल लाइट डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ वेंडल उसको एक छोटा सा स्टैच्यू गिफ्ट करता है पर उसके कोई रिस्पॉन्स ना देने की वजह से वेंडल उसके खाने में पेन किलर का ओवरडोज मिला देता है, जिसे खाते ही कैरल की बॉडी में मूवमेंट होने लगती है जिसको देखकर वेंडल डर जाता है और उसको वॉमिट कराने लगता है। लेकिन जल्दबाजी में कैरल का सर उस स्टैच्यू से टकरा जाता है जिसे वेंडल ने गिफ्ट किया था, जिसकी वजह से कैरल की मौत हो जाती है। वेंडल पैनिक करते हुए डॉक्टर के पास कॉल करता है और सब बात बताता है। डॉक्टर उसको बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। वेंडल वैसा ही करता है। वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को एक बॉक्स में डालने लगता है पर वो बॉक्स छोटा होता है जिसकी वजह से उसको उसकी वाइफ के लेग्स काटने पड़ते हैं और फिर वो उस बॉक्स को लेकर लिफ्ट से जाने लगता है पर वो लिफ्ट अचानक से बंद पड़ जाती है। अब उस बॉक्स से खून बाहर आने लगा था जिससे पूरी लिफ्ट खून से भरने लगी है। वेंडल ये देखकर डर जाता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वेंडल की नेबर उसे लिफ्ट में फंसा हुआ देख उसकी हेल्प करने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है क्योंकि उसको वेंडल पर थोड़ा शक भी हो रहा था कि तभी अचानक से लिफ्ट तेजी से नीचे जाती है और जैसे ही वेंडल लिफ्ट के होल से बाहर देखता है तो उसको उसकी वाइफ के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। और जिसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसी बॉक्स में से उसकी वाइफ की आत्मा बाहर आती है और उसके नजदीक आकर उसे किस करने लगती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि पुलिस भी अब वहाँ पर आ गई है और वो वेंडल को लिफ्ट में एक मैरिज एल्बम को पकड़े हुए देखते हैं जो बिल्कुल पागल हो चुका है, जिस वजह से अब उसे मेंटल असाइलम में भेजा जा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद सैम डार्क से कहती है कि आपकी सभी स्टोरी बहुत अच्छी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इन सभी में एक मॉरल दिया गया है कि बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। जिसके बाद डार्क सैम को एक बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ बॉडीज को जलाया जाता है। वो वहाँ पर लोगन की बॉडी को भी जलाने वाला होता है पर सैम उसे रोककर कहती है कि वो वहाँ लोगन के लिए ही आई है क्योंकि उसकी वजह से ही वो मारा गया है और उसकी मौत की जिम्मेदार वो खुद है। ये कहकर सैम डार्क को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि ये कहानी सन 1978 के वक्त की है जहाँ सैम एक घर में द बेबी सिटर्स मर्डर मूवी देख रही होती है पर तभी उसके पास मिसेस कुबलर का फोन आता है जो कहती है कि लोगन ऊपर अपने वाले रूम में अकेला सो रहा है, उसका ध्यान रखना और अगर भूख लगे तो कुछ बनाकर खा लेना। मिसेस कुबलर उससे ये भी कहती है कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जिसके बाद सैम ओवन में अपने लिए मीट बनाने लगती है और तभी न्यूज पर ये खबर आती है कि एक मेंटल असाइलम से कुछ कैदी भाग गए हैं, तो सब सावधान रहें और डोर्स को लॉक करके रखें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि घर में एक आदमी एंटर करता है जिसके सर से खून बह रहा होता है। सैम उसके पास आकर उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करती है पर जब मिसेस क्यूबलर का वो वॉइसमेल सुनती है कि मेंटल असाइलम से कुछ कैदी भाग चुके हैं जो खतरनाक है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और उसको उस आदमी पर शक होने लगता है। वो उस आदमी की फिंगर्स को जूसर मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर देती है और उस आदमी पर चाकू से हमला करती है पर उससे बचकर वो आदमी सैम पर ही उल्टा हमला कर देता है जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी लोगन के रूम की तरफ जाने लगता है लेकिन समय पर सैम को होश आ जाता है और वो एक रॉड लेकर लोगन के रूम की तरफ जाती है जहाँ उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें सैम उस आदमी को सीढ़ियों से धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और उसके चेहरे पर टीवी दे मारती है जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। सैम गुस्से में थी क्योंकि उस आदमी ने उसका डिनर बर्बाद कर दिया था। फिर कुछ देर बाद मिसेस क्यूबलर और उनके हस्बैंड आ जाते हैं जहाँ पर वो उस आदमी की लाश को देखते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिस आदमी को सैम ने मारा है वो आदमी ही लोगन का बेबी सिटर था और सैम एक साइको लेडी है जो उसी मेंटल असाइलम से भागी है जिस बारे में न्यूज फ्लैश हो रही थी। सैम को उस असाइलम में टूथ फेरी के नाम से भी लोग जानते थे क्योंकि वो एक ऐसी किलर है जो बच्चों को मारकर उनका मीट खाती है और उनके दांत अपने पास रख लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिसेस क्यूबलर और उनके हस्बैंड अपने बेटे लोगन को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। लोगन को ढूंढते हुए उन्हें एक अजीब सी महक आती है
तो वो ओवन को खोलकर देखते हैं जहां उन्हें उनके बेटे लोगन की लाश मिलती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मीट सैम अपने लिए शुरुआत में बना रही थी दरअसल में वो लोगन था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद डार्क सैम से पूछता है कि फिर तुम उसको मारने के बाद सीधा यहाँ क्यों आई हो। तो वो बताती है कि जिस तरह तुम्हें बुक्स कलेक्शन का शौक है, ठीक उसी तरह मुझे भी बच्चों को मारने के बाद उनके दांत को कलेक्ट करने का शौक है। और वो लोगन का दांत लेने आई है। वो लोगन का दांत लेती है और उसकी बॉडी को आग में डालकर जला देती है। फिर वो डार्क को चाकू से मारकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे डार्क के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। और जब वो देखती है कि जहाँ उसने डार्क को चाकू मारा था वहाँ से खून के बजाय एक पीला सा चिपचिपा लिक्विड बाहर आ रहा है, तो उसे देख सैम डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर डार्क उस पूरे घर को एक भूल भुलैया बना देता है जिससे सैम बाहर नहीं आ पाती है। सैम भागते भागते एक लाइब्रेरी में पहुँच जाती है जहाँ पर डार्क भी होता है। वो उससे कहता है कि अभी तो बस ये शुरुआत है। और उसके इतना कहने के बाद सभी शेल्फ में से बुक्स गिरने लगती है और उन बुक्स में उन्हीं बच्चों की कहानी होती है जिन्हें सैम ने मारा होता है। उन सभी किताबों में से बच्चों की आत्माएं बाहर आने लगती हैं और सैम पर हमला कर देती हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब डार्क सैम की बॉडी में वही चिपचिपा लिक्विड इंजेक्ट कर रहा होता है और उसकी बॉडी पर स्टिचेस लगा रहा होता है। जिसके बाद वो उस मॉर्चरी से बाहर आ जाता है, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद डार्क की बॉडी भी ब्लास्ट होकर फट जाती है। अब हम वहाँ पर सैम को देखते हैं जिसे अब होश आ गया है। वो अपने फेस को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके पूरे फेस और बॉडी पर स्टिचेस लगे हुए होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो इस घर की नई मॉर्टिशियन बन चुकी है। और लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वही न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बच्चा सैम के सामने बैठा है, जो शायद अपना कैमरा लेने वहाँ पर वापस आया है, जिसे सैम कहानी सुना रही है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।